नमस्कार। मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी, मुंबई से। ये हिंदी माह चल रहा है, पखवाड़ा चल रहा है, और निश्चित रूप से बैंकों में जो हिंदी की सेवा होती है, बैंक जो हिंदी में कामकाज करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप हिंदी में लिखें, हिंदी में बातचीत करें और हिंदी में काम करें। इसी प्रकार से एक बैंकर हैं सतीश सिंह जी। आज मैं उनके साथ ही हूँ। वो गद्य, पद्य और स्तंभकार, मतलब पत्रकारिता में सप्ताह में 4 दिन उनके देश के प्रमुख अखबारों में लेख आते हैं। हम सुबह जब उठते हैं तो अलग अलग विषयों पर जब उनके लेख पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, अच्छी अच्छी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो नमस्कार सतीश जी। नमस्कार। आपको बधाई हो। हिंदी माह पखवाड़ा चल रहा है और भारतीय स्टेट बैंक हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहता है जी। तो आप बताएं, बैंकों में हिंदी जो बढ़ रही है, बढ़ाने के लिए बैंक जो निरंतर प्रयास करते हैं, काम कर भी रहे हैं, किस तरह से बैंकों में हिंदी में काम होता है? बैंकों में हिंदी में कामकाज करने के लिए एक राजभाषा विभाग है। और मैं पहले भारतीय स्टेट बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता दूं। भारतीय स्टेट बैंक का एक कॉर्पोरेट सेंटर है जो कि उसका मुख्यालय है, और 17 सर्कल हैं, और सभी सर्कल में के जो लोकल हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पर राजभाषा विभाग होता है। और वो ये सुनिश्चित करता है कि बैंक जो सरकार के राजभाषा विभाग के जो नियम है उसका अनुपालन किया जाए, और जो हमारे क ख ग क्षेत्र में जो बांटा गया है और उसी के अनुसार हिंदी में कितना कामकाज हो रहा है उसका अनुपालन किया जाता है। सर, बैंक तो करती है, लेकिन जैसे सरकार से आदेश आते हैं उसके बाद भी दूसरे जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, वहाँ पर उसका अनुपालन नहीं किया जाता, ऐसा सुनने में आता है अधिकारियों के माध्यम से। नहीं, ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। आमतौर पर जो आदेश आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, और राजभाषा विभाग चूँकि एक ही होता है और विभाग कई होते हैं, तो सबकी ज़रूरतें होती हैं, और हर विभाग चाहता है कि उसका हिंदी में अनुवाद किया जाए। और राजभाषा विभाग इतना सक्षम नहीं होता है, उतने वहाँ पर मानव संसाधन नहीं होते हैं कि सभी नोट का या फिर जो आदेश हैं उसका अनुवाद किया जा सके। तो इस तरीके से परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये भी सही बात है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं या फिर जो दक्षिण भारत से हैं लेकिन हिंदी में उनकी रुचि है, और वे खुद से भी बहुत सारे जो आदेश है उसका अनुवाद करते हैं। जैसे कि मैं ही आर्थिक अनुसंधान विभाग में काम करता हूं, और मैं कभी राजभाषा विभाग से कोई भी मदद नहीं लेता हूं। जो भी आमतौर पर जो बजट है मैं अमूमन सभी स्टेट के जो बजट आते हैं उसका अनुवाद हिंदी में करता हूं, और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता हूं, ताकि हमारे विभाग का काम सुचारू रूप से चले। और मैं जो बैंक के जो चेयरमैन हैं उनको जब ज़रूरत होती है हिंदी में इंटरव्यू देने के लिए, या फिर उनका इंटरव्यू अखबार में आना होता है, तो मैं उसका आंसर भी तैयार करता हूं, और ज़रूरत पड़ने पर अनुवाद भी करता हूं। हमारे जो विभाग प्रमुख हैं डॉक्टर सौम्यकांति घोष से, कभी कभी वो अंग्रेजी में उनके जो आलेख होते हैं उनका भी मैं अनुवाद करता हूं, और कई एक आलेख है बिजनेस स्टैंडर्ड और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में मैंने अनुवाद किया जो प्रकाशित भी हुए हैं। सर, आप रवीश कुमार देश के जाने माने पत्रकार, उनके साथ पढ़े हैं और वो पत्रकार हैं, तो आप गद्य और पद्य में दोनों महारथ हासिल हैं। आपकी गीत, गज़ल और कहानियाँ 300 से अधिक प्रकाशित हो चुकी हैं, कई काव्य संग्रह आ चुके हैं आपके। तो पत्रकारिता की शुरुआत हुई पहले या कविता की हुई, कहानी की हुई, और कैसे हुई? कविता की शुरुआत सबसे पहले हुई, और मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तब से ही पत्रिकाएँ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। इसमें मैं कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बड़े भाई जिनका नाम AK सिंह है, और उनकी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा दूसरे विषय की पुस्तकों को पढ़ने की गहरी अभिरुचि थी। और मैं चौथी क्लास में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएँ पढ़ता था। और जब पिताजी का ट्रांसफ़र चाईबासा एक झारखंड का जिला मुख्यालय है, और शहर काफ़ी पिछड़ा हुआ है शैक्षिक दृष्टिकोण से भी और दूसरे दृष्टिकोण से भी। जब पटना ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ सुविधाएं ज़्यादा थी, पुस्तकें ज़्यादा मिलनी शुरू हुई, तब मैं वहाँ पर कादम्बनी, हंस, कथादेश
आदि पत्रिकाएं पढ़ने लगा और उपन्यास भी पढ़ने लगा, जबकि आमतौर पर माना जाता है कि 6ठी-7वीं क्लास में उपन्यास पढ़ने को वर्जित माना जाता है। लेकिन तभी मैं उस वक्त वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा, सुरेंद्र मोहन पाठक आदि के उपन्यास पढ़ता था और जो मेरा पढ़ने का दायरा विस्तृत हुआ उससे मैं देश को समझ सका, कला संस्कृति को समझ सका, साहित्य को समझ सका और लोगों को समझ सका और मेरी कविता लेखन में अभिरुचि उत्पन्न हुई और मैं 7वीं क्लास से कविताएं लिखने लगा और एक नालंदा दर्पण नाम की पत्रिका, मासिक पत्रिका थी, वहाँ पर मैं छपने भी लगा 7वीं क्लास से। और बड़ी पत्रिकाओं में उस वक्त कविताएं भेजने का मेरा साहस नहीं था, लेकिन 8वीं क्लास में मैंने हिम्मत करके एक कविता जिसका शीर्षक विकास है और मैंने भेजा था अकादमी में, वो प्रकाशित भी हुई। वो कविता काफ़ी चर्चित हुई और मुझे याद पड़ता है कि उस ज़माने में 1000 से अधिक चिट्ठियाँ मेरे नाम से आई थी और जो डाकिया है वो परेशान हो गया था। मुझे हर दिन बोलता था कि सतीश बाबू आपने ऐसा क्या किया है जो आपके नाम से हर दिन 30-35 चिट्ठियाँ आती हैं। सर, हम चाहते हैं कि 2 लाइन गीत की, 2 गज़ल की और कुछ कहानी का कुछ अंश आप एक पर कुछ तीनों विधाओं का कुछ सुनाइए। अंश तो अभी तो मेरे दिमाग में एकदम से कुछ भी 2 लाइन। लेकिन एक कविता है विकास, उसके बारे में मैं आपको नहीं, कविता का शीर्षक दंगा है, तो मैं उसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि वे अचानक बहसी हो गए, क्या कुछ हुआ या फिर उनकी मनस्थिति बदल गई। दंगा यूं ही नहीं होता है, अचानक होता है और मन में अचानक से विद्रोह की भावना आ जाती है और फिर दंगा हो जाता है। आप पत्रकारिता के लिए जैसे सप्ताह में आप करीब 4 या 5 लेख आते हैं, अब तक 1000-1500 से अधिक लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं प्रमुख अखबारों में। तो जो आपकी लेखनी है जी, उसके विषय में बताइए, जो समसामयिक विषयों पर लेके होते हैं कि दूरगामी दृष्टि के आने वाले भविष्य में इस तरह का आर्थिक प्रबंधन होगा, सामाजिक व्यवस्था होगी, किस पर रोशनी रहती है आपके लेखों में? मैं जब लेखन शुरू किया था तो उस वक्त मैं BA फर्स्ट ईयर में था और उस वक्त जो मेरे लेख प्रकाशित होते थे वो उसमें विश्लेषण का भाव होता था, वो फीचर पर आधारित होते थे जो कि शिक्षा, रोजगार आदि पर से जुड़े हुए होते थे। लेकिन जब मैं बैंक ज्वाइन किया उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस किया और उसके बाद मेरा लेखन जो है आर्थिक और बैंकिंग विषयों पर केंद्रित है जी। और मैं जो दैनिक जीवन में जो आर्थिक परिदृश्य में जो भी बदलाव आते हैं या बैंकिंग परिदृश्य में जो भी बदलाव आते हैं उसका विश्लेषण करता हूं। और जैसे कि मौद्रिक नीति जब भी उसकी समीक्षा की जाती है तो उसमें अगर ब्याज दर कम हुआ तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा या बढ़ा तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो इसका विश्लेषण करता हूं और उससे आम आदमी कितना प्रभावित होगा इसका भी विश्लेषण करता हूं, ताकि आम आदमी को पता चले कि अगर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है 0.25% या 0.5% तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आमतौर पर क्या होता है कि जो आम आदमी है उनको मालूम नहीं है कि आर्थिक विषय से जुड़े हुए जो डेवलपमेंट होते हैं उसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इन दिनों हिंदी साहित्य की ताकत बढ़ रही है या घट रही है? मैं तो कहूँगा कि बढ़ रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है बाजार का है। बाजार अभी हिंदी का जो विस्तार हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसमें आमतौर पर बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे कि प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कोशिश करते हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो चाहते हैं कि देश में व्यापार करें, कारोबार करें। और भारत में अभी भी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और सबसे जल्दी बोली जाती है और सबसे अधिक समझी जाती है। इस वजह से जब उनको कारोबार करना है कारोबारियों को, तो उनको हिंदी भाषा आनी चाहिए। और कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं, देश की कला संस्कृति को समझना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, और उसके लिए जो भाषा समझने की ज़रूरत उनको होती है हिंदी की होती है। इसलिए वजह से भी हिंदी सीखते हैं।
कहा भी गया है कि देवकीनंदन खत्री का एक उपन्यास था, चंद्रकांता संतति। उस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी। आपकी प्रकाशित पुस्तक है? मेरा अब तक एक प्रकाशित काव्य संकलन है, धूप छाँव। और लेकिन ये पुस्तक प्रकाशन में मेरी प्राथमिकता कभी रही नहीं, क्योंकि मैं 300 सदी की कविताएं लिख चुका हूं जो देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। अगर मैं चाहता तो कम से कम 2 काव्य संकलन तो मेरा और भी आ जाता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज के सभी वर्गों को वित्तीय रूप से जागरूक करूं, और वो काम मैं बखूबी कर रहा हूं। अमूमन सभी देश के प्रमुख अखबारों में मेरे आलेख प्रकाशित होते हैं, जो कि लाखों संख्या में पढ़े जाते हैं। आपने किन साहित्यकारों को पढ़ा और उनसे क्या परिणाम लिया? मैं जब 12वीं क्लास में था तो मेरी मित्रता मुन्ना सिंह से हुई थी। उसकी एक निजी लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में हिंदी साहित्य के लगभग सभी बड़े लेखकों की पुस्तकें थीं। तो मैं समझता हूँ कि मैं 12वीं में ही देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, निराला, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई आदि को पढ़ चुका था, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुस्तक हिंदी साहित्य का बच गया था जो कि मैं नहीं पढ़ा हूँगा। यही बात जरूर सच है कि उस वक्त कुछ पुस्तकें पढ़ने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आई थी, जिसे मैंने दोबारा पढ़ा और समझा, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं थी और बहुत चीज़ों को समझ नहीं पाया था मैं। तो पढ़ने की जिजीविषा बचपन से थी, और मैं लगातार अभी भी पढ़ता हूँ। नियमित रूप से मेरा अध्ययन का काम चलते रहता है। मैं समसामयिक विषयों पर जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर पैनिक निगाह रखता हूँ। युवा पत्रकारों के लिए क्या संदेश देना